नमस्कार, सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर में आप सभी का स्वागत है। कल देश की संसद में पास हुए एक कानून के नियमों का गजट नोटिफिकेशन हुआ और तब शायद देश में या दुनिया में ऐसा पहली बार होता हुआ दिखेगा कि अपने देश की संसद से पास कानून के नियमों का नोटिफिकेशन होने के बाद सड़कों पर अर्धसैनिक बल, पुलिस और जो अधिकारी हैं वो फ्लैग मार्च करते दिखे, इसलिए कि कहीं देश में कुछ अनहोनी ना हो जाए। ये सीएए की बात कर रहे हैं। आपने अलग अलग शहरों में रात में पुलिस अर्धसैनिक बलों को आला अधिकारियों के साथ फ्लैग मार्च करते हुए देखा होगा। ऐसा क्या है इस कानून में? ऐसा क्या है कि इस देश में उन तमाम धार्मिक अल्पसंख्यकों को जो 3 देशों में, खासतौर से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश यानी मुस्लिम मुल्कों में जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ हो रहे परसिक्यूशन से बचाने के लिए अगर कुछ रियायत दी जाए तो उससे इस देश में क्या खतरा हो सकता है, इस देश में क्या बलवा हो सकता है। लेकिन ये सवाल मुझे लगता है इसलिए बेमानी है क्योंकि जब संसद ने ये कानून पास किया था उस वक्त देश ने शाहीन बाग से लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह के हालात देखे थे। कहीं सड़कें रोक दी गई, कहीं दंगे हुए, कहीं सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। ऐसा क्या है इस कानून में और क्यों ये कानून पास करने पर ये नेता, जिन लोगों को ये लगता है कि बाहर से आने वाले धार्मिक प्रोसिक्यूटेड लोगों को अगर शरण दी जाती है तो यहां की मुस्लिम कम्युनिटी के साथ अत्याचार होता है, ऐसा क्यों है? इस पर आज बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्र जी, मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर शशांक शेखर झा जो इस पूरे मसले के कानूनी पहलुओं को देखेंगे, मेरे साथ है तापस, क्योंकि बंगाल की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बात का ऐलान करती हैं कि वो सीए को लागू नहीं होने देंगी। ये देश का कानून है, लेकिन एक राज्य की मुख्यमंत्री ये कहती है, हालांकि कहा तो केरल के मुख्यमंत्री ने भी है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आप अपने ही देश के लोगों को इस बात के लिए तैयार कर रही हैं कि वो दूसरे धार्मिक आधार पर जिनके साथ परसिक्यूशन हो रहा है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में, उनको यहां आने ना दें जो कि उनके पूर्वजों का देश है। इस पर सबसे पहले मैं आऊंगा, बात करेंगे शशांक जी से। शशांक जी, इसके लीगल पहलू क्या हैं? क्यों आपको या दुनिया को यह लग रहा है, जो खासतौर से विपक्षी पार्टी है या उस समुदाय, मुस्लिम समुदाय के लोगों को, कुछ को जिनको बरगलाना चाहते हैं, कि ये उनकी नागरिकता के खिलाफ है? क्यों ऐसा लगता है कि ये उन बेचारे जो लोग वहां जिस तरह से प्रोसिक्यूटेड है, उसके लिए कोई शब्द ही की, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता जिस तरह के शब्दों के साथ वे लोग सड़कों पर रोते हैं, उनके विजुअल दिखते हैं। ऐसा क्या है आपको लगता है? धीरेन्द्र जी, 2 कंफ्यूजन है यहाँ पे और वो कंफ्यूजन बार बार बताया जा रहा है। पहला कंफ्यूजन है कि सीए कानून की वजह से इस देश में रहने वाले नागरिकों की नागरिकता चली जाएगी। पहला भ्रम ये फैलाया जा रहा है जो कि झूठ है। सीए के कानून से इस देश के किसी भी नागरिक का कोई हनन नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है उस पर पहले बात करते हैं। सीए मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, मतलब नागरिकता का जो कानून है उसमें संशोधन है। इसका मतलब कानून आया होगा कभी। कानून कब आया है? कानून आया था 1955 में। 1955 में जो कानून आया था उसमें कहा गया कि इस देश का नागरिक कौन है, तो 2-3 श्रृंखलाओं में बांटा गया। एक कहा गया कि जो यहाँ पैदा हुए हैं वो यहाँ के नागरिक होंगे। दूसरा कहा गया कि जो इस कुछ साल तक इस देश में आते रहेंगे, क्योंकि देश का बंटवारा हो गया था, उसे इस देश का नागरिक मान लिया जाएगा। और उसके बाद एक तीसरा पहलू ये कहा गया था कि जो इंसान 1987 के बाद से लेके और 2004 के बीच में जिनके पेरेंट इस देश में अगर एक भी पेरेंट सिटीजन है उसको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। और 2004 के बाद कहा गया कि भाई आपको यहाँ पे अगर नागरिकता चाहिए तो आपको यहाँ पे 11 साल रहना पड़ेगा। इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग प्रोविजंस थे। लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ तो महात्मा गांधी से लेकर बी आर अम्बेडकर तक और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल तक सबने प्रॉमिस किया था कि जो अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध रह जाएंगे इन कंट्रीज में, जो कि अब बटकर इस्लामिक राष्ट्र बन गया है, तो हम वहां के लोगों को नागरिकता देंगे।
कैसे देंगे? संशोधन करके। तो वही 1955 का कानून संशोधन किया गया है। संशोधन में क्या कहा गया है? संशोधन में कहा गया है कि अगर भारत में किसी को नागरिकता चाहिए, आज की डेट में किसी को चाहिए मान के चलिए, और धीरेन्द्र जी या शशांक के जैसे वो भारत में पैदा नहीं लिया, तो कैसे लेगा नागरिकता? उसको नागरिकता लेने का सिंपल तरीका है, 11 साल उसको देश में रहना पड़ेगा, वो एप्लीकेशन डालेगा, अगर भारत सरकार को सब सही लगता है तो वो उसको नागरिकता दे सकते हैं। भारत सरकार ने कहा है कि हम अपने किए हुए वादे को, जो बंटवारे के समय हमने अपने हिंदू भाइयों जो पाकिस्तान बांग्लादेश में छूट गए थे, अखंड भारत के अफगानिस्तान में छूट गए थे, उनके लिए किया था, हम उनको भारत में लाने का प्रयास करेंगे। वो जो 11 साल है जो टाइम लिमिट, उसको कम करके हम 6 साल कर देंगे। हम कहेंगे कि आप 5 साल रहिए, 6 साल का आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 5 साल आप इस देश में रहिए और आप एलिजिबल हो जाएंगे उस चीज के लिए। अब जो दूसरा पहलू है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप 5 साल कैसे कर सकते हैं, यह न्याय के संगत के नहीं है। तो उनको पता होना चाहिए कि इस देश में अभी भी ऑलरेडी ये लॉ एग्जिस्ट करता है। जो ओसीआई होल्डर है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, उनके लिए ऐसे भी 5 साल ही है। वो 5 साल अगर इस देश में रहने लगे तो अप्लाई कर सकते हैं। तो वही ओसीआई कार्ड वाला जो रूल है वही इनके लिए किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि वो राष्ट्र में इस्लामिक क्रूरता के नाम पर, इस्लामिक कट्टरपंथता के नाम पे उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। पाकिस्तान में जितने हिंदू सिख लोग थे, या बांग्लादेश में जितने थे, और जितना अफगानिस्तान में थे, आप उनका नंबर देख लीजिए। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भारत सरकार क्या कर सकती है? हम आक्रमण तो नहीं कर सकते पाकिस्तान पर या अफगानिस्तान पर। हमें तो शांति भी बहाल रखनी है, हम तो गांधी के भी पुजारी हैं। तो हम क्या व्यवस्था करेंगे? तो हम ये व्यवस्था करेंगे कि अगर कोई भाग के इस देश में आ जाए शरणार्थी के तौर पे, तो हम उसको यहाँ की नागरिकता दे सकते हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं, और आपके मुख्य प्रश्न और इसमें अंत करूंगा, कि हम इसमें सबको क्यों इंक्लूड नहीं करते हैं? अरे कोई इस्लामिक राष्ट्र है तो वहां पे अगर किसी के खिलाफ एक एट्रोसिटी होता है, तो क्या एट्रोसिटी होता है? उसे कहा जाता है कि आप भी हमारी ही मान्यता को स्वीकार कर लीजिए। अगर आप हिंदू हैं तो आप आज से अपना मजहब बदलकर इस्लामिक बन जाए। अगर आप सिख हैं तो आप अपनी पगड़ी हटा के आज से आप बुर्का पहनना शुरू कर दीजिए, या जो स्कल कैप होता है वो पहनना शुरू कर दीजिए। अगर आप जैन हैं तो आप जो नॉन वायलेंस वाले रहते थे, आज से आप बकरा खाना शुरू कर दीजिए। तो इस तरीके की तमाम तरीके की चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन क्या मुसलमानों को इस तरीके से प्रताड़ित किया जा सकता है? उत्तर है नहीं, क्योंकि मुसलमान को आप कन्वर्ट करके मुसलमान ही तो रखेंगे। तो इसका मतलब कि धार्मिक या मजहबी जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो मुसलमान को नहीं है। इसीलिए ये एक्ट स्पेसिफिक है, और हमने सिर्फ इन 3 देशों को रखा है क्योंकि हम प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, और वो हमारे विवेक में है कि हम किसको प्रायोरिटाइज करें और किसको नहीं करें। तो जो वादा हमने किया था 1947 के अनफॉर्चुनेट पार्टीशन में, उसी को आज हमने पूरा किया है। जी, कहते हैं कि जो ये जबर भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई थी। अनुपम जी, 3 मार्च 1947 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ये कहते हैं कि इस देश का बंटवारा मेरे शव पर होगा। 7 अगस्त 1947 को जिन्ना बॉम्बे से जाते वक्त प्रधानमंत्री तत्कालीन बंबई के बीजी खैर को कहते हैं कि मेरे मकान का ख्याल रखना, थोड़े दिन के बाद मैं छुट्टियों में आऊंगा। और इन नेताओं पर यकीन करने वाले लाखों करोड़ों लोग, जो बांग्लादेश उस समय नहीं बना था, पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, वहां रह जाते हैं, क्योंकि उनको यह यकीन दिलाया गया कि आपको वहीं पूरे इसी तरह के नागरिक अधिकार मिलेंगे जैसे दूसरे देश में मिलेंगे। हिंसा हुई, उसके बाद पूरे देश, पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से परसिक्यूशन किया गया, किस तरह से उनके ढेर लगा दिए लाशों के, उनकी बच्चियों के, और वो रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं, चाहे वो जस्टिस जीडी खोसला हो या तमाम खासतौर से अलग अलग गुरचरण सिंह तालिब की किताबें हों, वो साफ बताती हैं कि इस तरह से बच्चियों ने कुएं में कूद कर, उनके परिवार वालों ने जहर देकर, काट कर गला, इज्जत बचाने की कोशिश की। इसके बाद नेहरू एक पैक्ट करते हैं लियाकत के साथ। उस पैक्ट की तारीफ आज की तारीख में भी ये जो मैं किताबें दिखा रहा हूं, पुरुषोत्तम अग्रवाल जैसे राइटर करते हैं कि ये बहुत बड़ा चेंज था, और उसने अल्पसंख्यकों के अंदर रोशनी जगा दी, और उस रोशनी की कीमत उनकी आंखें अंधी हो गई अल्पसंख्यकों की, उनकी बच्चियों के साथ रेप, उनको धर्मांतरण, और वो सरकार जिसने 1950 का वो समझौता किया था, वो कुछ भी नहीं हुआ। क्या लगता है
कि ये एक बड़ी सफलता थी उन नेताओं की जो आज जिसकी कीमत चुका रहे हैं वो तमाम लोग जो अफगानिस्तान में से आपने देखा होगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को लेकर आए हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जिसमें कहा जाता है सूफी इस्लाम सबसे ज़्यादा फैला, बांग्लादेश जिसकी नींव आपने अपने खून से, अपने सैनिकों के खून से भरी है, आपको क्या लगता है कि क्यों विरोध है ये? देखिए, पहले तो मैं बता दूं पंडित साहब की ये जो अभी अफ़गानिस्तान से आपको हमारे सिख भाई आते हुए नज़र आए जो कि सर पे गुरु ग्रंथ साहिब रख के वहाँ से भागे, या फिर अभी आपको जो तमाम हिंदू क्रॉसओवर करते नज़र आ रहे हैं, भले वो अफ़गानिस्तान से आ रहे हों या पाकिस्तान से आ रहे हों या बांग्लादेश पे आ रहे हों, इनमें से किसी पर CAA लागू नहीं होगा। पिछले 10 साल में जो भी शख्स भारत में वैध या अवैध तरीके से दाखिल हुआ उस पर से किसी पर भी CAA लागू नहीं होगा। इस CAA की एक कट ऑफ डेट थी 31 दिसंबर 2014। CAA सिर्फ ये कहता है कि 31 दिसंबर 2014 तक जो गैर मुस्लिम हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल हो चुके थे वैध या अवैध तरीके से, उन सबको नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन नागरिकता कोई पहली बार नहीं दे रहे हैं। यूपीए गवर्नमेंट में 2004-2005 के बीच में आपने अच्छे खासे लोगों को, 13,000 लोगों को जो पाकिस्तान से आए थे उनको आपने नागरिकता दी, और तब आपने देखा कि उसमें तकरीबन 100% लोग दलित और आदिवासी थे। फिर 2015 में आपने 4,300 लोगों को, 4300 लोगों को नागरिकता दी, उसमें 560 मुस्लिम भी थे। 2016 में उसमें आपने देखा अदनान सामी को भी नागरिकता मिली। तो 2-3 चीज़ें। पहली बात, 2014 31 दिसंबर 2014 के बाद आने वाले किसी भी शख्स पर CAA लागू नहीं हो रहा है। बात उनकी हो रही है जो 25-25, 30-30 साल से भारत में पड़े हुए हैं, उनको नागरिकता नहीं मिल रही है। तो उनके लिए एक पोर्टल खोला गया है कि साहब आप आइए और आप कहें कि साहब हम 2014 के पहले भारत में आ चुके थे वैध या अवैध तरीके से, आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, आपको नागरिकता दे दी जाएगी बशर्ते आप इन 6 धर्मों में से एक हो और आप मुस्लिम ना हो। अब एक सवाल आता है कि साहब मुस्लिम्स को इससे बाहर क्यों किया? पहले तो आप देखें, जो नेहरू लियाकत पैक्ट की आप बात कह रहे थे, 1966 में सरदार स्वर्ण सिंह विदेश मंत्री थे कांग्रेस के, उनसे संसद में पूछा गया कि भाई नेहरू लियाकत पैक्ट के क्या डेवलपमेंट है, और सरदार स्वर्ण सिंह संसद में कहते हैं कि नेहरू लियाकत पैक्ट पूरी तरह फेल कर गया है। बल्कि वो बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं, वो कहते हैं कि साहब पैक्ट तो 50 में हुआ था, 1950 में, आज 1966, 16 साल बाद आप पूछ रहे हैं। हकीकत ये है कि पाकिस्तान की इस पैक्ट को ऑनर करने की, इसको पूरा करने की कोई नीयत ही नहीं थी। उन्होंने तो 1950 से ही इसमें गड़बड़ी शुरू कर दी थी। पैक्ट क्या था साहब? पैक्ट ये था कि दोनों पक्ष से जो लोग इधर उधर गए हैं वो वापस लौट के अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच सकेंगे, किसी के नाम कर सकेंगे। पैक्ट ये था कि जो औरतें अगवा की गई हैं उन्हें लौटा दिया जाएगा। पैक्ट ये था कि अपने अपने मुल्कों में आप अल्पसंख्यक आयोग बनाएंगे, और फाइनली पैक्ट ये था कि आपने अपने मुल्कों में किसी भी तरह का ज़बरदस्ती और बलपूर्वक धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, सुनने में किसी को अच्छी लग सकती है, बुरी लग सकती है, पर जो तथ्य है वो तथ्य है, और वो ये है कि आपने अभी तक किसी को बलात, ज़बरदस्ती, तलवार की नोक पर हिंदू बनाए जाना तो सुना नहीं है, अभी नहीं सुना और कभी नहीं सुना। लेकिन ताकत के ज़ोर पे मुसलमान 1000 साल से बरे सगीर यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बनाए जा रहे हैं। तो इसके लिए पाकिस्तान ने जो एक अल्पसंख्यक आयोग बनाया नाम मात्र का, तो जैसा कि सरदार स्वर्ण सिंह ने संसद में कहा कि उन्होंने सन 50 से ही इसका उल्लंघन करना शुरू कर दिया और उन्होंने इसको बिल्कुल नहीं किया। अब एक बात आती है कि साहब आप मुसलमानों को भी क्यों नहीं दे रहे? तो पाकिस्तानी मुसलमान तो आप ही देखिए 560 आए थे, उनको मिल गई। पाकिस्तानी मुसलमान तो भाग के भारत आ नहीं रहे हैं, अफगानी मुसलमान तो भाग के भारत आ नहीं रहे हैं, मुसलमान आ रहे हैं भाग के, रोहिंग्या आ रहे हैं, बर्मा से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं। ये जो रोहिंग्या आपके मुल्क में करोड़ों की संख्या में, लोग कहते हैं 2 करोड़ आ चुके हैं। ये रोहिंग्या जब बर्मा से इनको निकाला गया और जब इन्होंने बर्मा में सिविल वॉर की एक स्थिति पैदा कर दी, इन्होंने बर्मा की आर्मी पे युद्ध की घोषणा कर दी, और जब बर्मा की आर्मी ने इनको मार के वहाँ से भगाया तो इनके इलाके से मास ग्रेव्स निकली, यानी
सामूहिक कब्रें निकली जिसमें हजारों हिंदू दफन थे, और ऐसे लोगों को हमने अपने यहाँ पनाह दी। तो ऐसे में जब केजरीवाल, जो कि दिल्ली में रोहिंग्या अवैध शरणार्थियों के लिए कैंप चलाते हैं, शिविर चलाते हैं, फ्री बिजली देते हैं, खाना देते हैं, उनके विधायक अमानुल्लाह खान वहाँ पे एक एक आदमी को 10-10 हज़ार रुपये देते हुए उनका वीडियो आता है, और जो कि आप करोड़ों लोगों को बसा रहे हैं, और गिन के 4,000 लोग जो आके अपनी नागरिकता मांग रहे हैं, उनके लिए आप कहते हैं कि भारत इतना बोझ कैसे उठाएगा। और फाइनली पुणे साहब, आप तमाशा देखें कि स्टालिन से लेके ममता बनर्जी तक कहते हैं कि हम CAA अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। वो कहते हैं हम तमिलनाडु में लागू नहीं करेंगे, वो कहते हैं हम वेस्ट बंगाल में लागू नहीं करेंगे। एकदम बेवकूफ़ समझ लिया है इन्होंने सबको। आप बताएं कि आपको लागू करना क्या है? आप बंगाल में कैसे लागू करोगी? आप चाहोगी भी तो कैसे लागू करोगी? और आप चाहेंगे भी तो तमिलनाडु में कैसे लागू करेंगे? अरे भाई, तमिलनाडु और बंगाल में अगर कोई शख्स ऐसा रह रहा होगा जो कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से भाग के आया है, 2014 के पहले आया है, वो सिर्फ पोर्टल पे अप्लाई करेगा। नागरिकता देने का काम भारत सरकार का है, ममता बनर्जी का नहीं है, स्टालिन का नहीं है, तमिलनाडु सरकार का नहीं है, वेस्ट बंगाल सरकार का नहीं है। तो ऐसे में जब ये कहते हैं कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, तो आप इससे कई चीज़ें साफ होती हैं। दिखाई देता है कि आप विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, और ये भी समझ में आता है कि आप अपने मुस्लिम वोट बैंक को एकदम, जिसे कहना चाहिए, दिग्भ्रमित करना और बेवकूफ़ बनाने पर आमादा है। जी, मैं अगर इस चीज़ को किस तरह से ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि वो संविधानेतर सत्ता हो गई, यानी जिस संविधान के नाम पर शपथ लेते हैं, जिसके नाम पर हिंदुस्तान के अंदर आप हैं, वहाँ वो इस तरह का बयान देती हैं, तो इसके पीछे कुछ नफ़ा नुकसान की बात हो सकती है। क्योंकि बंगाल वो राज्य है जिसने 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे देखा, 16 अगस्त को, किस तरह मुस्लिम लीग के गुंडों ने हजारों लोगों की लाशें गीद और कौवों को खाने के लिए छोड़ दी, किस तरह से हमले हुए वहाँ। उसमें वामपंथी ज्योति बाबू वहाँ उस भीड़ में गए थे शामिल होने, जब मुस्लिम लीग ने एक जो रैली का आयोजन किया था, वो वहाँ देखा गया। उसके कुछ ही दिन बाद अक्टूबर में नोआखली को देखा गया। नोआखली में जिस तरह का अत्याचार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुए, धार्मिक कन्वर्जन हुए, उसके बाद फिर डिवीजन देखा, उसके बाद फिर बंगाल में 64 के वक्त देखा ईस्ट बंगाल में जो पाकिस्तान था, और उसके बाद 1971 का, कि किस तरह से उनकी पहचान, यानी शरीर पर पहने जाने वाले तहमद खुलवाकर ये चेक किया गया कि ये कौन है शख्स। उन सब को देखने के बावजूद उस राज्य में ऐसा क्या है कि वो हजारों लाखों जो मतुआ हैं, वो जब खुशी के गीत गा रहे हैं, वो कल तालियां बजा रहे थे, वो सब लोग मंदिरों में जाकर नाच रहे थे, उसके बावजूद मुख्यमंत्री ये कहती हैं। पहले मुख्यमंत्री सुन लेते हैं और उसके बाद तापस बताएंगे कि आखिर ये नफा नुकसान क्या है। जी, मुख्यमंत्री को सुनते हैं। आदौ एटा বৈধ কিনা আমার সন্দেহ আছে, কোনো ক্ল্যারিটি নেই, টোটাল ভাওতা। ইলেকশনের আগে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা 19 সালেও করেছিল। 2019 সালে এনআরসির নামে আসামে 19 লক্ষ লোকের মধ্যে 13 লক্ষ বাঙালি হিন্দুকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। অনেক মানুষ দুঃখে आत्महत्या करेছিলো। देखिए तापस, आपने सुना, आखिर क्या नफा नुकसान है? जी देखिए, अगर मतुआ वोट बैंक की बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 17% जो वोट है वो मतुआ वोटर्स हैं पश्चिम बंगाल में, और काफ़ी ज़्यादा प्रभाव में देखने को मिलता है। अगर उत्तर 24 परगना का ठाकुर नगर, बनगांव, खासकर बनगांव पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, और दूसरा रानाघाट में, जहाँ पे मतुआ बहुत ज़्यादा पैमाने पर हैं, और उनमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक नागरिकता नहीं मिली। शांतनु ठाकुर ने आज बाकायदा ये बयान दिया है। तकरीबन 2 करोड़ के आसपास पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय के लोग रहते हैं, जिनमें से 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मतुआ वोटर्स हैं, लेकिन उसमें से तकरीबन 1 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं, 50 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक नागरिकता नहीं मिली। तो ये CAA लागू होने से उन्हें फ़ायदा होगा। लेकिन
ये एक बहुत बड़ी चैलेंज रही है बीजेपी के लिए, क्योंकि 2019 का अगर रिजल्ट हम एनालिसिस करें तो हम देखेंगे कि तकरीबन रानाघाट, बनगांव, मालदा, उत्तर बंगाल के कुछ जगहों पर बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी, क्योंकि 2019 में ये कहा गया था कि CAA लाया जाएगा और लागू किया जाएगा। और मतुआ समुदाय के लोग भर भर के अपने जो मतदान वो बीजेपी के पक्ष में किया था। लेकिन 2021 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तब हमने देखा कि ज़्यादातर जगहों पर इन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में 7 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ है, विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर बीजेपी का परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा। और मतुआ के समुदाय के नेता वो बीजेपी के भी थे कई, जिन्होंने खुलकर ये बयान दिया कि जब तक CAA लागू नहीं होगा तब तक ये एक जुमला ही लगेगा। और ये बखूबी तृणमूल कांग्रेस ने और विरोधी दलों ने ये उस समय उन्हें बताया था कि ये बस जो सारी बातें हो रही है CAA को लेकर, ये सिर्फ एक जुमला है और एक पॉलिटिकल गिमिक है जो कभी सही मायने में मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था बीजेपी के लिए, जो चैलेंज को कल बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया CAA को इम्प्लीमेंट। अब ममता बनर्जी का क्या नुकसान है? ममता बनर्जी हमेशा से ही पश्चिम बंगाल में माइनॉरिटी वोट बैंक के ऊपर अपना राजनीति करती रही है। हमें पता है कि 30% से ज़्यादा ऐसे माइनॉरिटी वोटर्स हैं पश्चिम बंगाल में, अगर स्पेसिफिकली कहा जाए तो मुस्लिम वोट्स। लेकिन वहाँ भी हमने देखा है कि विभाजन देखने को मिल रहा है। कुछ वोट वापस लेफ्ट की ओर जा रहा है, कुछ वोट ISF की ओर जा रहा है। तो वहाँ एक दरार पड़ता हुआ दिख रहा है। और रहा मतुआ वोट बैंक, मतुआ वोट बैंक में अगर आप कहें रानाघाट और बनगांव की बात, अभी जो स्थिति बनी हुई है कि तकरीबन मेजॉरिटी पोर्शन बीजेपी की ओर है और बहुत छोटा सा पोर्शन ममता बाला ठाकुर तृणमूल कांग्रेस की लीडर है, वहाँ से उसका भी काफ़ी प्रभाव है। लेकिन शांतनु ठाकुर के साथ जो मतुआ समुदाय के लोग हैं वो संख्या में बहुत ज़्यादा है। और अगर मतुआ संप्रदाय के लोग कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में वोट कर देता है तो फिर इन इलाकों में तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ इस 2024 के चुनाव के दौरान ही नहीं बल्कि 2026 में भी जाकर विधानसभा क्षेत्र में परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। इस वजह से ममता बनर्जी ने ये टैक्टिकली ये बात सामने रखी थी। अगर आपको याद है, पहले से ममता कह रही थी कि हम CAA लागू नहीं होने देंगे, लेकिन कल जब CAA का नोटिफिकेशन आना था उससे कुछ देर पहले ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम देखेंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या है, नहीं है, रूल्स क्या ले डाउन है। अगर किसी को वंचित किया जाता है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, हम सड़कों पर आएंगे, हम इसे लागू नहीं होने देंगे। आज ममता बनर्जी ने साफ बोल दिया कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे। इसकी वजह क्या है? 1, 2, 3 करके पॉइंटर्स उन्होंने गिनाए मतुआ समुदाय के लोगों को हाबरा में रहकर, क्योंकि हाबरा में भी काफ़ी सारे मतुआ समुदाय के लोग रहते हैं और वहाँ उन्होंने बाकायदा नाम लेकर कहा कि मतुआ समुदाय के लोग हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर आपको CAA चाहिए तो अच्छी बात है, इससे अगर किसी को फ़ायदा होता है। लेकिन उन्होंने बार बार ये कहा कि अगर CAA में आप अपने आप को इनरोल करवाना चाहते हैं तो आपको पहले डिक्लेयर करना होगा कि आप इमिग्रेंट हैं, आप यहाँ के नागरिक नहीं हैं। अगर आप सोच लीजिए आपने ये डिक्लेरेशन दे दिया और बाद में जाकर आपको सिटीजनशिप नहीं मिला तो फिर क्या होगा? NRC इसके बाद इम्प्लीमेंट होगा। उन्होंने कहा CAA के बाद NRC, अगर किसी ने अपने आप को इमिग्रेंट घोषित कर देते हैं और उसके बाद उनको सिटीजनशिप नहीं मिलती तो ममता बनर्जी का कहना है कि उन्हें डिटेंशन कैंप में भेजा जाएगा। एक डर का माहौल कहीं ना कहीं एक पैदा हुआ है, जिसमें इसे हमें स्वीकार करना ही होगा, चाहे मुस्लिमों में हो। मैंने कल कई सारे मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात किया, लेकिन मैंने देखा जो एजुकेटेड क्लास है वो बाखूबी समझ रहे, जो बच्चे हैं वो समझ रहे कि इससे डरने की कोई बात नहीं है अगर हम CAA की बात करें, क्योंकि उनके पास ये चित्र बहुत साफ है। लेकिन जो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है और टीवी और नेताओं की बातों पर ज़्यादा यकीन करते हैं, उनके मन में एक दुविधा ज़रूर है। इसको हम कह सकते हैं कि ये मतुआ वोट बैंक और माइनॉरिटी वोट बैंक्स की पॉलिटिक्स जो है लेफ्ट के समय में भी हमने देखा था। और ममता बनर्जी का एक प्लस पॉइंट यही है कि ये माइनॉरिटी वोट बैंक, मतुआ वोट बैंक, इन वोट बैंक्स के द्वारा ही चुनी जाती है और किसी भी सूरत में वो नहीं चाहती है इस वोट बैंक में दरार पड़े, क्योंकि माइनॉरिटी वोट बैंक में दरार पड़ना शुरू हो गया जब से ISF आया है पश्चिम बंगाल के पॉलिटिक्स में। तब से एक माइनॉरिटी वोट बैंक स्प्लिट हुआ है, कुछ लेफ्ट के पास वापस गया है, कुछ ISF को गया है और कुछ रह गया ममता बनर्जी के साथ।
तो इसलिए इन चीज़ों को, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी को रिस्क लेना नहीं चाहती और आज ऑल आउट उन्होंने कह दिया कि आप CAA में एनरोल मत कीजिए, अगर आप करेंगे तो आपको परेशानी झेलनी होगी, आप मुसीबत में पड़ेंगे और क्लैरिटी जब तक सरकार सामने नहीं रखेगी तब तक ये CAA एक बला होगी और ये बला लोगों को समझाया कुछ और जा रहा है, इम्प्लीमेंट करने के दौरान कुछ और होगा। तो ये एक भय की राजनीति जो है ये ममता बनर्जी अच्छी तरह से प्रोपागेट करने की कोशिश वो कर रही है और ये आगे जाकर ये भी कहा गया है कि देखिए ममता बनर्जी के पास धीरेन्द्र जी, मैं एक आखिरी बात कहता हूँ, संदेश खली जब इशू सामने आया था पिछले 1.5 महीने से, तब विरोधियों के पास संदेश खाली इशू था, ममता बनर्जी के पास 100 दिनों के काम का पैसा नहीं मिल रहा है, इसके अलावा कोई इशू नहीं था। कहीं ना कहीं CAA अब ममता बनर्जी को एक नया हथियार के रूप में दे दिया है बीजेपी ने, जिसको बाखूबी ममता बनर्जी एक्सप्लॉइट करना चाहती हैं और उन्होंने कह दिया कि हम लोगों तक पहुंचेंगे, प्रोपागेट करेंगे कि CAA का मुद्दा सामने रखकर वो अपने चुनाव में वो जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे और लोगों को समझाएंगे कि CAA सिर्फ मुस्लिम नहीं, सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय नहीं, मतुआ नहीं, बल्कि हिंदुओं के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खतरा है। तो ये ममता बनर्जी ने आज ये पॉइंट कैच ये कर प्लान लिया। उनका साफ है। मैं एक बार कहूंगा कि ये पहले ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी को सुनवाते हैं और उसके बाद जाते हैं शशांक जी के पास कि आखिर ये इसमें गलत क्या है। हालांकि 230 इस समय पेंडिंग्स हैं सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिकाएं, 22 अक्टूबर 2022 से कोई इस पर सुनवाई भी नहीं हुई है। लेकिन ओवैसी क्या कहते हैं इसको सुनने के बाद हम चलते हैं शशांक के पास कि आखिर इसमें लीगल क्या है। होता 2 नहरें थे, समझे ना, जंगल में एक ही शेर होता। क्या आप अखिल भारतीय स्तर पे लाइक माइंडेड पार्टीज, लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस को एक साथ करके कोई मूवमेंट चलाएंगे? ये देखिए भाई, ये मसला पूरे देश का है, ये मसला सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के हद तक नहीं है। बीजेपी, ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मजहब की बुनियाद पर बनाया गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो हमारे हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं अफगानिस्तान के, उनको आप सिटीजनशिप दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म वीज़ा दे रहे हैं, देते रहिए, उसको कोई रोक नहीं है सिटीजनशिप देने से उनको। ये आप कानून इसलिए बना रहे हैं ताकि देश में फ्यूचर में जब आप NRC और NPR करेंगे, आप स्टेटलेस बनाना चाहते हैं भारत की सब 17 करोड़ मुसलमानों को। आप सुनिए, मैं फिर से कह रहा हूं, ये आपने आसाम में किया, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, जो 10 से 12 लाख हिंदू भाई बहन का नाम नहीं आया। क्या बीजेपी उनको सिटीजनशिप देगी? नहीं देगी। जो 1 लाख से 1.5 लाख मुसलमानों का नाम नहीं आएगा, सिटीजनशिप नहीं मिलेगी उनको। सर, आपके विरोध का रोड मैप क्या है? क्या आप विरोध का रोड मैप आपसे कह चुके हैं। अब चुनाव आ रहे हैं, हम हैदराबाद की जनता इस CAA कानून के खिलाफ वोट देगी, बीजेपी को हराएगी। पोलराइज कर रहे हैं? क्या पोलराइज कर रहे हैं? अरे भाई साहब, मैं आपको बोल रहा हूं, इसमें पोलराइज कौन कर रहे हैं? पोलराइज तो बीजेपी कर रही है। 4 साल से आप नहीं किए, चुनाव जैसे आ गया, नरेंद्र मोदी को ख्याल आ गया। हमने कहा था हम CAA लाएंगे, मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए, उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, 10 साल में हमने कई सारे रिफॉर्म किए हैं। शशांक जी, ये इतनी सारी चीजें बताई जा रही हैं, क्या आपको लगता है कोई मुख्यमंत्री इस केंद्रीय कानून का, मतलब जो संसद ने पास किया हो, उसका विरोध कर सकते हैं? क्या वो ऐसा कर सकते हैं? उनके पास इस तरह की कोई
संवैधानिक शक्ति है कि वो केंद्र के पास किए गए कानून को, संसद के पास किए गए कानून को ना अपने यहाँ लागू ना करने दें? ऐसा हो सकता है? धीरेन्द्र जी, दो बातें हैं। पहला कि विरोध क्यों कर रहे हैं राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक लोग, दूसरा किस आशय से या किस संवैधानिक प्रोविजन से कर रहे हैं। जैसा आपने पूछा विरोध क्यों कर रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ये अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी जिनकी सरकार दिल्ली और पंजाब में है, वो विरोध कर रहे हैं। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसके अमानतुल्लाह खान इस देश के रोहिंग्याओं को 10-10 हजार रुपए जब बांट रहे थे तो अरविंद केजरीवाल ने जाके कहा था कि कम से कम 50,000 रुपए तो दो, 10,000 से क्या होगा इनका। वो आज कह रहे हैं कि हम कैसे इन लोगों को लाने की बात सोच रहे हैं, हम इनको नौकरियां कैसे देंगे, जिनको हम लाने की बात कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हैं उनको नहीं दे पा रहे तो बाहर वाले को कैसे देंगे। इनको ये बात नहीं मालूम है, इन्होंने सीए का कानून नहीं पढ़ा है। सीए के कानून में किसी भी नए व्यक्ति को लाने की बात नहीं की गई है। उसमें कहा गया है कि 2014 के 31 दिसंबर तक जो इस देश में आ गया था और इस देश में रहते रहते उसे 6 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, तो उसको 11 साल का जो एक टाइम पीरियड होता है वो नहीं फॉलो करना पड़ेगा, उसको नागरिकता मिल जाएगी। तो टेक्निकली हम उसको बढ़ा रहे हैं, तो किसी नए व्यक्ति को लाने की बात तो हो ही नहीं रही। दूसरा, केरल के मुख्यमंत्री हो या बंगाल के मुख्यमंत्री हो या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो जो कह रहे हैं कि हम अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे, या उनके मंत्री कह रहे हैं कि हम अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे, उसका वो रीजन क्या दे रहे हैं? उसका वो रीजन दे रहे हैं कि फेडरलिज्म, क्योंकि मैं देख रहा हूं ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे चल रहा है कि हम फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं। इनके साथ दिक्कत यह है कि ये प्रियम्बल को पढ़ के इस देश का और सोचते हैं कि इनको संविधान की पूरी जानकारी है, ये आगे का चैप्टर पलटते ही नहीं है। जबकि चैप्टर शुरू होने से पहले प्रियम्बल आता है एक पन्ने का। असली कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रियम्बल के बाद शुरू होता है। प्रियम्बल के बाद के चैप्टर में क्या लिखा हुआ है? प्रियम्बल के बाद के चैप्टर में लिखा हुआ है कि यूनियन लिस्ट क्या होगा, स्टेट लिस्ट क्या होगा और कंकरेंट लिस्ट क्या होगा। ये जो सिटीजनशिप का मामला है ये यूनियन लिस्ट का मामला है। 17वें नंबर पे आता है सिटीजनशिप, 18वें नंबर पे आता है, 19वें नंबर पे आता है, 20वें नंबर पे आता है, जो भारत सरकार तय कर सकती है इस देश में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, कैसे रहेगा, किस हैसियत से रहेगा। भारत सरकार को अगर किसी देश से कोई समझौता करना है वो केंद्र सरकार का रूप है, उसमें राज्य सरकारों का कोई भी रोल नहीं है। तो ये जो कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे या हम लागू नहीं होने देंगे, इनको राजनीतिक ज्ञान तो जैसा भी रहा हो लेकिन संवैधानिक ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। और शायद यही कारण है धीरेन्द्र जी कि सुप्रीम कोर्ट में इतने केस लंबित हैं, फिर भी इनके जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठे हुए लोगों को भी इस तरीके की टिप्पणी करनी पड़ी, जो कि ओछी है। ओछी इसलिए कहता हूं कि जिसका कोई लॉजिकल एंड नहीं है। अगर ये कोई ट्रोलर बोले सोशल मीडिया पे तो समझ में आता है, ये संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हैं जिनके साथ आईएएस आईपीएस लोग खड़े रहते हैं हर टाइम असिस्ट करने के लिए। अगर कोई कह दे कि खाली पढ़ ले तो समझ में आ जाएगा। ये ऐसा कोई विषय नहीं कंकरेंट लिस्ट वाला जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों की भागीदारी हो, जैसे कि एजुकेशन जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों सोचता है। कुछ लिस्ट होता है जो सिर्फ स्टेट का होता है, जैसे कि हेल्थ या लैंड या पुलिस जो सिर्फ स्टेट का होता है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बंगाल पुलिस को केंद्र सरकार डायरेक्शन दे दे, या तमिलनाडु की जमीन के बारे में केंद्र सरकार अपना निर्णय दे दे? नहीं हो सकता है। उसी तरीके से सिटीजनशिप केंद्र सरकार के अधीन आता है, तो इस तरीके की टिप्पणी देना गलत है, अनैतिक है। दूसरी बात, इसमें कोई भी कानून गलत नहीं है। कानून गलत तब होता जब हम इसमें कोई एम्बिग्यूअस चीज रखते। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने जब भी कोई मैटर जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट कई बार जब किसी कानून को निराधार या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के खत्म करता है तो क्या देखता है, क्या इससे किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है? तो देखा जाए इस कानून में भारत के रहने वाले किसी नागरिक को फर्क ही नहीं पड़ता है। तो किसको फर्क पड़ता है? जो विदेश से आ रहे हैं। तो विदेश से इस देश में कौन आ रहा है ये कौन डिसाइड करेगा? अगर कल को धीरेन्द्र जी को अमेरिका जाना होगा तो ये कौन डिसाइड करेगा कि उनको वीजा मिलना चाहिए कि नहीं? सिर्फ और सिर्फ अमेरिका। इसमें कोई भारतीय कुछ नहीं कह सकता है। इसी तरीके से आज इसमें सिटीजनशिप मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए और किसको किस आधार पे किस तरीके से मिलना चाहिए, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का है। और इसीलिए मैंने पहले भी कहा है, सिटीजनशिप एक्ट में बड़ा क्लासिफिकेशन क्लियर किया हुआ है। 3-4 तरीके के सिटीजनशिप होते हैं, ये 5वां तरीके का हमने दिया है। क्यों दिया हुआ है इसका भी आधार है। गांधी से लेके और सरदार वल्लभ भाई पटेल तक ने अलग अलग समय में प्रॉमिस किया था कि हम देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि इस राष्ट्र का बंटवारा हुआ था और जो लोग छूट गए थे उनको वापस लाने के लिए। क्यों लाना पड़ रहा है? इसलिए लाना पड़ रहा है कि वो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं।
कुछ लोग ये भी प्रश्न उठा रहे हैं कि हम क्रिश्चियन को क्यों ला रहे हैं, सिर्फ हिंदुओं को क्यों नहीं ला रहे हैं अगर हिंदू राष्ट्र की बात है। देखिए यहाँ पे रिलीजन नहीं है, इसीलिए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन सब आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये सारे इस्लामिक राष्ट्र हैं और यहाँ पे रिलीजियस परसिक्यूशन होता है, यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया जाता है, रेप कर दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है, उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जाता है, उनका उत्पीड़न किया जाता है। तो ये देश क्या करे एज अ बिग ब्रदर, एज अ कंट्री जिसका बंटवारा ही इस नाम पे हुआ था कि हमारे को अलग जमीन दे दो और हम यहाँ रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई राजनीतिक परिपक्वता है। आज मैं डॉक्टर शशि थरूर का बयान देख रहा था, वो तो संयुक्त राष्ट्र से आए हुए, धीरेन्द्र जी बस एक सेकेंड, संयुक्त राष्ट्र से आए हुए हैं डॉक्टर शशि थरूर, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, 3 बार से सांसद, 2 बार सांसद, तीसरी बार अब चुनाव लड़ेंगे। वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि मुझे सीए से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसमें रिलीजन एंगल नहीं देना चाहिए था, क्योंकि अगर कोई पाकिस्तान में जन्मा मुस्लिम व्यक्ति अगर प्रताड़ित है तो वो भारत राष्ट्र में आने में उसको क्या दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत नहीं है, प्रताड़ित है, मुसलमान है तो वो भी आ सकता है। सिटीजनशिप एक्ट उसके लिए भी खुला हुआ है, 11 साल प्रतीक्षा करेगा, जैसे अदनान सामी को मिला है उसको भी मिल सकता है। लेकिन आपको प्रायोरिटाइज करने की जरूरत नहीं, ये भारत सरकार की प्रोवेगेटिव है, भारत सरकार किसको प्रायोरिटाइज करे। जी मैं देखिए, मैं अनुपम जी के पास जाऊंगा कि लगातार गाजा को लेकर शहरों में लंबे जुलूस निकलते हैं। हमारा बचपन अनुपम जी शाही इमाम को जामा मस्जिद से लेके जंतर मंतर तक मार्च करते हुए, मार्च करने की धमकी देते हुए, पैलेस्टाइन जिंदाबाद, पूरी दुनिया के मुसलमानों पे कहाँ कहाँ अत्याचार हो रहे हैं, यहाँ तक कि 79 में सीज टू मक्का के दौरान यहाँ हुआ, उसके बाद जाइडस पोस्टेन में कुछ चपता है, यहाँ दंगे होते हैं। इस देश में एक जो सबसे पहला राष्ट्र बनता है जो सेंटेनिक वर्सेस पर रोक लगाता है अपने से, ये वो राज्य है। लेकिन किसी भी संगठन ने, इस्लामिक संगठन ने, किसी भी देवबंद, दारुल उलूम से लेकर बरेलवी मकतब और जो बिलरिया और तमाम जगह, आजमगढ़ के बड़े बड़े मदरसे, मुबारकपुर का मदरसा, इन सब में से किसी ने भी उन बेचारे बदकिस्मत अल्पसंख्यकों के लिए एक फतवा नहीं दिया जो बाहर निकला हो, कभी जल्लूस नहीं निकला कि किस तरह से जो उम्मा की बात है। सबसे बड़ी बात है कि ये उम्मा की बात करने वाले ओवैसी और तमाम चीजें, कई बार वो इस तरह की बातें जरूर करते हैं, उनका कारण हो सकता है। लेकिन आज तक क्या आपने कोई ऐसा जल्लूस देखा है जो सिंध की उन 10-12 साल की बच्चियों के साथ जिनके धार्मिक तौर पर रेप किए जाते हैं, उनको मार दिया जाता है? इतनी मतलब उन शब्दों का इस्तेमाल करना भी शायद किसी सेन माइंड के लिए, लेकिन वो धार्मिक आधार पर किया जाता है। वो अभी एक वीडियो था जिसमें उसकी मां और बच्चे, परिवार बाहर शोर मचा रहा है और उसको हाथ पकड़कर वो मुसलमान जो इस्लामिक कट्टरवादी है वो अंदर ले जाते हैं और रेप करते हैं। उस महिला को, बच्ची को सामने दिख रहा है, एक का बाप थाने के सामने शोर मचा के कहता है इससे अच्छा हमको एक दिन में मार दो। बांग्लादेश में रोज तोड़े जाते हैं मंदिर, रोज वो हो रहा है। वो देश है जिसके लिए हमने 71 में जान दी। इसके बाद अफगानिस्तान तो वो है कि जहां कोई दुनिया का देश भी इस्लामिक आइडिया के अलावा वहां रहना तो दूर की बात है, यहां कंधे पर अपनी पहचान यानी एक पीला कपड़ा डालकर उसको निकलना होता है। इन सब में आपको लगता है असदुद्दीन ओवैसी का तो हमको कारण समझ में आता है, ये तमाम लोगों का कारण समझ में आता है, लेकिन ये जो कादियानी के नाम पे उनको नहीं दिया जा रहा, रोहिंग्या के नाम पर नहीं दिया जा रहा, ये जो सेकुलर आइडिया जिसको कहा जाता है, उसको क्या ये लगता है कि उन जगह पर जो क्रिश्चियंस हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं या हिंदू हैं, उनकी चीखें इनके कानों में आती है क्या आपको? और मैं एक और जवाब इसका जरूर दीजिए, क्या आपने ऐसा कोई जुलूस या वो देखा है जो मुस्लिम समुदाय ने बरेलवी निकाला हो, देवबंदी निकाला हो, कि वहां उन सिंध की बच्चियों के साथ ये ना किया जाए? देखिए, पहले तो पंडित साहब इसको समझें कि अगर हम पाकिस्तान से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हुए, मार खाए, बलात्कार किए गए, लूटे काटे लोगों को अगर हम यहाँ पे शरण दे रहे हैं, तो उसमें ये कहना कि जिन्होंने इनको लूटा, जिन्होंने इनको मारा, जिन्होंने इनका बलात्कार किया, उनको भी शरण दो, ये अपने आप में एक मैं क्या कहूँ इसको, किस तरह की बात है। रही बात जुलूसों की, तो बचपन हमारा मैंने देखा है, मैं यहाँ प्रयागराज में बता रहा हूँ, तभी इलाहाबाद हुआ करता था, और किसी ज़माने में फ़िलिस्तीन में एक मिसाइल गिरती थी तो यहाँ पे सार्वजनिक बसें जल जाया करती थी, सिटी बसेस को जला दिया जाता था, ट्रेनों पे पथराव होता था। और जो आप पूछ रहे हैं कौन सा जुलूस देखा और नहीं देखा,
तो साहब टाइगर मेमन की वो जो लाश का उसके जनाजे का जुलूस मैंने देखा था, क्या भीड़ थी। और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जिन लोगों को अपने देश में कभी कश्मीर का नरसंहार नहीं नज़र आया, उनको 5000 किलोमीटर दूर बैठ के जावेद अख्तर को गाज़ा पट्टी एकदम साफ नज़र आता है। आप ये इसमें कोई, लेकिन एक बात मैं और भी देखता हूँ इसमें कि कोई आज का फिनोमिना नहीं है पुलिस साहब। ये जब 1920 के दशक में कांग्रेस ने खिलाफत मूवमेंट का समर्थन किया था, तभी कांग्रेस ने, महात्मा गांधी ने बल्कि इस देश के मुसलमानों को समझाया था कि तुम्हारा धार्मिक और तुम्हारा राजनीतिक नेतृत्व, लीडरशिप भारत में ना होके तुर्की में है। आज भी तमाम लोग खिलाफत मूवमेंट को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ समझते हैं, और ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ था भी, पर वो भारत में उनके कब्ज़े के ख़िलाफ़ नहीं था, वो तुर्की में उनके इस बात के था कि साहब अंग्रेज़ों की मदद से कमाल पाशा ने उसको हटा दिया था, खलीफा को हटा दिया था। तो हिंदुस्तान में बैठ के मौलाना जौहर उनके भाई तुर्की के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और उस मौलाना जौहर के नाम पे आज़म खान यूनिवर्सिटी बनाते हैं। तो ये आज का नहीं है। किस ज़माने में हसरत मोहानी ने, बल्कि पाकिस्तान का अखबार है डॉन, उसने बड़ा अच्छा आर्टिकल किया इसमें, किस ज़माने में हसरत मोहानी ने कहा था कि एक मुसलमान कम्युनिस्ट हो सकता है या कम्युनलिस्ट हो सकता है, पर नेशनलिस्ट नहीं हो सकता है। 150 साल पहले इस पे भी डॉन ने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल किया है कि 150 साल पहले गालिब ने 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम था उसको गदर, और उसमें पार्ट लेने वालों को गद्दार कहा। सर सैयद ने कहा, ये तो सावरकर थे जिन्होंने उसको स्वतंत्रता का पहला संग्राम दिया, वरना इस नाम के पहले तो उसको गदर कहा जाता है, जो गद्दार वर्ड से आता है। तो साहब ये तो आज से नहीं, एक ज़माने से चला आ रहा है। आप सर सैयद की 1886-85 की कहा कि लखनऊ की मेरठ की स्पीचेस सुने, आप इकबाल की बातें सुने, आप हसरत मोहानी जो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया, आप उनके लेक्चर सुने, आप डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद को सुने, और उसके बाद आप MK गांधी को सुने, तो आपको समझ में आता है कि आज ही नहीं, जिस ज़माने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू की कैबिनेट से रिज़ाइन किया था, उस समय भी उन्होंने कहा था कि आपने जो लियाकत अली खान के साथ जो पैक्ट किया है, ये भारत का, आज़ाद भारत का पहला सबसे बड़ा तुष्टीकरण है। क्योंकि पहले तो होता रहा, अब ये सबसे बड़ा तुष्टीकरण है। और इसी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इनकी कैबिनेट छोड़ दी थी। तो ये कहना कि साहब कश्मीर के लिए आंसू नहीं निकलता, गाज़ा के लिए आपको इतना रोना आता है, ये बात अपने आप में बहुत विचित्र है। लेकिन ये है कि एक बात तो है कि उन्होंने एक ऐसा वोट बैंक बनाया है जिसके चलते पॉलिटिकल पार्टीज़ तो मजबूर हैं ही पुलिस साहब। अगर हमारे आपके जैसे कमेंट्रेटर भी अगर सच कहेंगे तो फिर हमको 1 मिनट में कम्युनल कह दिया जाता है, असाम्प्रदायिक कह दिया जाता है। इस तरह से अगर मैं ये देखूं कि किस तरह से ये जो लगातार हो चुका 4 साल तक इसको फ्रेम करने में लगे, इसलिए लगे क्योंकि उनको मालूम है सरकार को कि कोर्ट में इंच एक सेंटीमीटर लड़ना होगा और उसी के बाद इस पर बात होगी। हालांकि मैं इस चर्चा को और लंबा करना चाहता था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि किस तरह से इस पूरे मसले को ये दिखाता है कि 1940 में मुस्लिम लीग को मिले हुए वोटों की अहमियत क्या थी, किस तरह से वोटों को एक ताकत के तौर पर, हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। हालांकि जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस्तीफा दे रहे थे कैबिनेट से, तभी अंबेडकर उससे 4 साल पहले कह चुके थे कि आबादी का पूर्ण ट्रांसफर, यानी दोनों एक तरफ थे, दोनों एक जैसे आईडिया के साथ काम कर रहे थे, लेकिन वो माना नहीं गया और बाद में तमाम लोगों ने उन लोगों के आंसुओं और चीखों को सुनना बंद कर दिया जो उन्हीं नेताओं के कहने के भरोसे के साथ वहां छूट गए थे। लेकिन ये सिलसिला अभी भी जारी है। हम देखते हैं कि इस देश में अभी ये राजनीति और रंग लेगी। हो सकता है इसमें कुछ बदरंग हो जाएं, लेकिन सरकार के इस फैसले से शायद उन लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर दिखाई दी होगी। आज बस इतना ही। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर में कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।